चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 5 है और सैलरी और रिबेट्स, इसके बाद सिर्फ रह जाएगा हमारा बिज़नेस जो हम डे 6 पे करेंगे और वो हम ऑनलाइन मोड पे करेंगे। कल आई गेस 12 बजे के करीब हम कर लेंगे। आई गेस आज डे 5 है और हमने टेक्स्ट में ऑलमोस्ट हर वो चीज़ डिस्कस कर ली है जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब स्टिल सवाल होता है कि करने से पास हो जाएगा, जो सवाल करता है उसका पास नहीं होगा। बिकॉज अब टाइम करने वाला थोड़ी है, पूछने वाला टाइम थोड़ी है, अब टाइम तो करने वाला है। यू हैव लेस दैन 30 डेज़। आज डेट है आपके पास 18 सितंबर है, 17 तारीख को पहला पेपर है और पूरा 1 महीना है। तो 1 महीने में जितना कर होना था करवा दिया है। अब एटलीस्ट ये आपको करना चाहिए। हमने इस क्रैश में वो हर चीज़ डिस्कस कर ली है विच कैन लीड्स टू योर सक्सेस। अब मैं कल आपको या आज शाम को मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगा, वो आपने लाजमी करना है। वे क्रैश प्लस वो PDF, आपका पेपर पास होगा। यू विल बी अ विटनेस कि जो जो एडजस्टमेंट कहूँगा अगर आप वो कर जाते हैं, आपको पेपर में वही एडजस्टमेंट्स आएंगी और आपका पेपर जो है वो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। एनीवेज, लेकिन क्रैश में सिर्फ हमने ये चीज़ डिस्कस थोड़ी करनी थी। अब जो मंडे से ऑनवर्ड हमारे 5 दिन है वो ड्राफ्टिंग के भी हैं। टेक्स्ट का पेपर में सबसे अच्छा रिज़ल्ट आता है नीचे से। तो जब तक आई कैप में टेक्स्ट के बच्चे फ़ेल होंगे हमारा पोस्ट बैच चलता रहेगा। एक्सक्लूसिव डिस्काउंट 55% ऑफ के साथ हर पोस्ट बैच में। तेरे लिए सिर्फ 40% डिस्काउंट। तूने पंखा लगाना सर्दी में भी इसलिए। तो प्रैक्टिस अब हमारी रह गई है कि न्यूमेरिकल्स हमने किस तरह करने हैं, सवालों को अटैम्प्ट कैसे करना है, वो चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो जो बेंचमार्क क्वेश्चन है ना, स्प्रिंग 2022 से लेकर स्प्रिंग 26 तक, वो हमने सारे वही करने हैं। एंड आई विल लेट देम सॉल्व कम्प्लीटली। न्यूमेरिकल्स जो होंगे सैलरी के, बिज़नेस के, प्रॉपर्टी के, सेल्स टैक्स के, हम वो सारे सॉल्व करेंगे अगले 5 दिनों में। उसके अलावा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस तरह से लेके चलने हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अब उन न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने, उन सवालों को सॉल्व करने के लिए जो हमारा बैक एंड है, जो हमारी बेस है, वो हमने क्या की हुई है यहाँ पर कंप्लीट जो है वो बना ली है। अगर आपने पहले पढ़ा था सारा रिवाइज़ हो गया होगा। अगर आप थोड़ा बहुत कोई चीज़ मिसिंग भी थी तो आप वो भी करके क्या कर सकते हैं, अब आप इसको पेपर को पास कर सकते हैं। तो क्रैश में यहाँ पे कंसेप्ट्स होंगे, आगे आपने अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बेस के ऊपर जाके आप पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन मसला यही है कि पेपर पास उस वक्त होगा जब आप करेंगे। अगर अभी भी सोचते रहेंगे ना कि हो जाएगा, कर लेंगे, तो वो हो नहीं पाएगा और ना कर पाएंगे। आप टाइम वेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली अगली अटैम्प्ट में पेपर दे रहे होंगे, सिलेबस चेंज होगा, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। हर स्प्रिंग के अटैम्प्ट में नया सिलेबस होता है। तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको आप अवेल कर सकते हैं। मैंने इस सेशन में क्रैश नहीं करवाना था, मैं गायब हो जाना था। मैंने बड़ी कुर्बानी दी, मैंने बड़ा कुछ छोड़ा इस क्रैश के लिए। टिकट्स मेरे हाथ में थी, कैंसिल करवाइयाँ, रिफ़ंड नहीं अब तक मिला मुझे। तो ये कुर्बानी दी है तो इस पर्पज़ के लिए कि अब आपका पेपर ये पास होना चाहिए। तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा और पेपर अपना पास कीजिएगा। बिकॉज इट वॉज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कवर एवरी एस्पेक्ट इन जस्ट 6 डेज़। आप कोई भी टॉपिक ओपन करके देख लें, हर वो चीज़ जो टेस्ट टेबल है वो डिस्कस हुई है। आप डे 1 से शुरू करें और आज के दिन के एंड तक चले जाइएगा। इवन कल बिज़नेस को देख लीजिएगा, जो सबसे मुश्किल चीज़ समझी जाती है, हर वो चीज़ जो टेस्ट टेबल है वो मैंने डिस्कस कर दी है कि यार इसको ये इस तरह लेके चलना है। बड़े कंसाइज टू द पॉइंट चीज़ें दे दी हैं कि मिनिमम ये लिखोगे तो पेपर भी तुम्हारा पास हो जाएगा। तो पढ़ा है आपने, ओके, रिवाइज़ कर ली है तो वेरी बेस्ट। बिकॉज़ अगर आप ख़ुद भी इसको रिवाइज़ करने बैठें तो 6 दिन में आप टैक्स खुद कभी भी रिवाइज़ नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल फॉर यू है। आप 6 दिन में सेल्स टैक्स रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल रियलिटी है। और हमने इसको 6 दिनों में कंप्लीट टैक्स को रिवाइज़ किया है, गो थ्रू किया है, आपके पास हैंड आउट्स हैं। तो अब आपने इस चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। इस चीज़ की एफ़र्ट्स जो हैं वो आपने जो हुई हैं उसका जवाब अपनी सक्सेस से देना है बाय योर परमानेंट क्रेडिट इंशाल्लाह। सो अब हमारा सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें से सवाल पक्का पक्का आएगा। 120% कन्फर्म क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल मिलेगा। MCQs के बाद जो वेरी सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होगा वो सैलरी का होगा। इंडिपेंडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है,
एक इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल आ सकता है, या बीच में कोई रूल्स जो हैं उसकी एडजस्टमेंट जो है वो क्या हो सकती है, आपको एग्जामिनर पूछ रहेगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये वाला हेड जो है वो आपका प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये वाला हेड आपका प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें से भी थ्योरी नहीं आनी आपको, तो थ्योरी इसमें से भी नहीं आनी। जो थ्योरेटिकल एरिया है वो हमने डिस्कस कर लिया कौन सा है, जहाँ पे मैक्सिमम थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर लिया। ये सारा हेड जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो हम इसमें न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट्स जो हैं वो पढ़ेंगे और सब इसको रिवाइज़ करने के लिए दैट इज़ इनफ फॉर यू। इसको जब मैं सैलरी करवाऊँगा या रिबेट्स करवाऊँगा, C5 के बच्चों को भी सिर्फ यही लेक्चर चाहिए टू सॉल्व द थिंग्स। जो आपने सेल्स टैक्स किया उसमें सिर्फ अगर मैं FAD ऐड कर दूं थोड़ी सी और एक थोड़ी सी 2-3 स्केजुअल्स एक्सप्लेनेशन कर दूं तो C5 का पूरा सेल्स टैक्स हो जाता है, जिसकी बेटी 30-40% की थी। तो इवन राइट नाउ जो C5 के स्टूडेंट्स जो कल उड़े हैं वो भी देख रहे हैं कि अगर हम ये चंद चीज़ें ये भी प्रोवाइड कर दें हमारा C5 निकल जाएगा, एंड आई वॉज वर्किंग ऑन देम ऑल्सो। सो हमने बहुत डिटेल की है, बहुत डिटेल की है। तो अब हम इसके ऊपर चलते हैं सैलरी के ऊपर, बिकॉज हमारी फ़िज़िकल क्लास आज और कल हम ऑनलाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर, आप उस पर ज्वाइन करेंगे। अब देखते हैं इसमें है क्या, तो समरी से कर लीजिएगा बिकॉज इसमें रूल्स हैं। आप सबके पास बुक भी होगी और बुक के एंड पे ना इस चैप्टर की न्यूमेरिकल शीट जो है वो बनी हुई है। तो आपने इस चैप्टर को सबसे बेहतर रिवाइज़ करने हैं ना, तो इसकी न्यूमेरिकल शीट से इसको रिवाइज़ कर लें, वो आपके लिए सफिशेंट होगा, क्योंकि ये सारा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें से कैलकुलेशंस नहीं आनी। मैं जब ये वीडियो अपलोड होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैं 3 लिंक्स लगाऊंगा, वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। अच्छा, बहुत ना वाज़ह बताया होता है वीडियो में, हर वीडियो में कि एक्स्ट्रा वीडियो कहाँ पे है कहाँ नहीं है, फिर कोई ना मैसेज करता है एक्स्ट्रा वीडियो कहाँ पे है, उसका लिंक मुझे भेज दें। तो भाई सुन रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 वीडियोस के लिंक लगे होंगे, वो इनकम टैक्स के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें सैलरी आई हुई है। हार्डली आप उसको 1 या 2 दिन में देख लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स में कभी भी कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसमें सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। हमारा कैपिटल गेन अदर सोर्स प्रॉपर्टी हो गया है, सैलरी अभी हम कर रहे हैं। सैलरी का बेसिक रूल क्या है कि इसमें हम सिर्फ बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर से मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे, टैक्स करेंगे, उसको हम अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे। सैलरी में कोई किसी किस्म का एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होता। इट इज़ नॉट लाइक डैट आपको 1.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी मिल रही है और आपका ख़र्चा हो रहा है ऑफिस जाने में 20,000 रुपये का और आपकी जी मेरी सैलरी 1,30,000 है, ऐसा नहीं हो सकता। सैलरी में एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपको अलाउ बिल्कुल भी नहीं होते। फिर जब सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पार्टीज़ रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक होता है आपके पास जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय, एक होता है आपके पास एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कौन होता है? जो बंदा नौकरी कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्लॉय, नौकर, मुलाजिम। आपको पता है MP, MN सारे आपके एम्प्लॉय हैं, आप उनको पे करते हैं, नौकर हैं हमारे। क्या है कि दिखाएं ज़रा, वो भी एम्प्लॉय हैं, क्या है कि दिखाएं ज़रा, वो उससे आपको पता कौन है। उसके बाद एम्प्लॉयर, वो बंदा जिसने आपको हायर किया है, जो आपसे काम करवा रहा है, मालिक, वो कौन है? एम्प्लॉयर। और जो इनमें रिलेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंटशिप रिलेशन कहते हैं। एक गोल्डन असूल है, हम यहाँ पे जितने मर्जी बेनिफिट्स पढ़ लें, गोल्डन प्रिंसिपल है कि कोई भी बेनिफिट जो इस एम्प्लॉयमेंटशिप में, इस रिलेशन के तहत एम्प्लॉय को मिलेगा वो उसकी सैलरी का पार्ट बनेगा। क्या बनेगा? उसकी सैलरी का पार्ट। कोई भी बेनिफिट, जैसे वो आपको मिल्क अलाउंस दे देता है, आप बहुत कमज़ोर हैं, वो कहता है अपनी सेहत बनाओ, दूध पियो, कहते पैसे नहीं है, उसने आपको मिल्क अलाउंस लगा दिया तो कोई भी बेनिफिट मिलेगा आपको, किसका पार्ट बनेगा? आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। वो किसी किस्म का बेनिफिट हो सकता है। फौतगी होगी, ठीक है, कि पैसे नहीं है, उसने कहा ठीक है हम आपके फ्यूचर में जब आप फोत होंगे, आपके दफनाने के लिए हम आपको आज से ये अलाउंस शुरू कर देते हैं ताकि अपनी आराम से कब्र ख़रीद सके। बेनिफिट होगा ना इसको, तो ये भी क्या होगा? इसकी सैलरी का पार्ट बनेगा। अब इशारा कर तो इस एम्प्लॉयमेंटशिप में आता क्या क्या है? रिमेंबर, डायरेक्टरशिप, ये भी एम्प्लॉयमेंटशिप में होती है। इसमें सिंपल याद रखिएगा कि जो डायरेक्टरशिप होती है इसमें जो आपको डायरेक्टर फ़ी मिलती है ना, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगी। ये एक पॉइंट है। जब आप कुछ पास पेपर्स करने बैठते हैं ना,
तो कुछ काफ़ी पुराने ज़माने के पास पेपर में जब BOD मीटिंग की फ़ीस मिलती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आप अटेंड करते हैं, तो उसने अदर सोर्स में ऐड की हुई थी, लेकिन अब अदर सोर्स में ऐड नहीं होती। किसका पार्ट बनती है? ये सैलरी का पार्ट बनेगी। उसके बाद आपको फ़िक्स रेम्यूनरेशन मिल रही है, मंथली सैलरी, यहाँ सर्टेनेबल रेम्यूनरेशन है, कमीशंस मिल रही है, सैलरी का पार्ट बनेगी। यहाँ पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं आप, MNA हैं, MP हैं, मिनिस्टर हैं, तो जो आपको अमाउंट मिल रही होती है वो किसका पार्ट बनती है? आपकी सैलरी का पार्ट ही बन रही होती है। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम सैलरी की बात करते हैं तो इसमें मास्टर सर्वेंट रिलेशन होना चाहिए कि एक आपका मालिक है और आप उसके कौन है? मुलाजम हैं। तो अगर ये मास्टर सर्वेंट रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, इसके तहत अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिलेगा वो किसका पार्ट बनेगा? आपकी सैलरी का पार्ट जो है बन रहा होगा। जैसे परमानेंट फैकल्टी मेंबर है, ये आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप में आते हैं, आप इनको पेमेंट करेंगे, ये इनकी इनकम का पार्ट बनेगा सैलरी का। जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो कभी भी आपकी इस एम्प्लॉयमेंटशिप के एग्रीमेंट में नहीं आते, आप उनको पेमेंट करेंगे, उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है बन रहा होगा। यहाँ पे कॉलेज का एक फ़िक्स इलेक्ट्रीशियन है जिसको तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, वो इनका मुलाजम है, तो उसको तनख्वाह मिलेगी तो वो इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा। बिजली ख़राब हुई, बाहर से बंदा लेके उसको पे कर दिया, वो इसकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज उसमें कोई मास्टर स्लेव रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ लाजमी है कि आपका मास्टर स्लेव रिलेशन होना चाहिए, वो आपका मालिक है, आपसे कौन है? नौकर है। उसके बाद है बेसिस ऑफ टैक्सेशन, कि सैलरी को हम टैक्स करते किस बुनियादों के ऊपर हैं। तो रिमेंबर, सैलरी जो है वो रिसीट बेसिस पर टैक्स होती है। हमारे दो हेड्स हैं जो रिसीट बेसिस पे होते हैं, बाकी जो हैं वो किसके ऊपर होते हैं? हमारे इनकम फ्रॉम, बाकी जो हैं वो हमारे एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स हो रहे होते हैं। अब रिसीट का मतलब क्या है? रिसीट का मतलब है कि आप उनको वसूल कर रहे हैं। आप अकाउंटिंग में पढ़ के आ चुके होते हैं, अकाउंटिंग में से कहते हैं कैश बेसिस, लेकिन ये कैश बेसिस नहीं होती, बल्कि इसको हमने क्या किया हुआ है? इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको हमने क्या किया हुआ है? एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिसीट बेसिस क्या होती हैं, उसको देखने। तो रिसीट को याद रहेगा, रिसीट इज़ इक्वल टू मैप, MAP। रिसीट क्या होती है? मैप। आपके अगर माइंड में है कि सिर्फ हमें पैसे वसूल करें तो रिसीट, ऐसा नहीं है, बल्कि मैप इज़ इक्वल टू रिसीट। M से क्या बनेगा? मेड अवेलेबल, A से बनेगा एक्चुअली रिसीव, P से बनेगा पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय या लॉ या इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ के ऊपर होते हैं। मतलब अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने चेक लिख दिया है और आप जेब डाल के फिर रहे हैं, आप इन कैश ना करवाएं, लेकिन हमने चूँकि आपको चेक इशू कर दिया है, हम आपकी इनकम का पार्ट इसको बना देंगे। आपने अमाउंट वाकई ही रिसीव कर ली है तो आपके इनकम का पार्ट बनेगा। या आपके बिहाफ पे किसी को पे की जा रही है, आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ली हुई है, आपके बिहाफ पे सैलरीज पे की जा रही हैं, आपने कहीं पे इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ली हुई है, आपके बिहाफ पे जो है वो क्या की जा रही है? अमाउंट पे की जा रही है, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा? आपकी सैलरी का पार्ट ही बन रहा होगा। तो सैलरी हमेशा टैक्स होती है रिसीट बेसिस के ऊपर, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको एरियर्स में पैसे मिल रहे हैं, एरियर्स कहते हैं बकाया जात, अगर आपको एरियर्स में पैसे मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने 2025 में काम किया, पूरे 12 महीने काम किया था, आपको 2025 में सिर्फ 10 महीने की सैलरी दी, 2 महीने की सैलरी इन्होंने कहा अगले साल दे देंगे, और 2026 में भी आपने 12 महीने काम किया, तो 2026 में आपको 12 महीने प्लस पिछले 2 साल की सैलरी रिसीव हो गई है। तो क्या 26 में आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिल गए? जब इनकम ज़्यादा हो जाएगी, टैक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा, बिकॉज इनकम बढ़ने से रेट बढ़ जाते हैं। तो आप कहेंगे यार मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं है, ये तो मुझे पैसे एरियर्स के मिले हैं, रिसीवेबल से इन्होंने मुझे बाद में दिए हैं, जिससे मेरा टैक्स बढ़ रहा है। इफ़ दैट इज़ द केस, अगर आपको पैसे एरियर्स में मिल रहे हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप इसको एक्रूवल बेसिस में टैक्स करवा सकते हैं। आप कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, रिटर्न जाके सारे पैसे मुझे पिछले साल के मिले थे, तो कहेगा ठीक है, अपने रिटर्न रिवाइज़ करें, इसको पिछले साल में टैक्स कर दें, इस साल के जो बनते हैं आप उसको टैक्स कर सकते हैं। तो सिर्फ एरियर्स जो हैं वो क्या होते हैं? आपके रिसीट बेसिस पर टैक्स हो रहे, एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स हो रहे हैं। बस सैलरी में हमने पढ़ना क्या क्या है? सैलरी में हम देखेंगे कि जो आपको बेसिक पे मिलती है, डेफिनेशन भी यही है, और ये सारे रूल्स ही हमें चाहिए, सारे रूल्स ही हमने याद करने हैं। जो आपको बेसिक पे मिलता है, ओवर टाइम हो गया, बोनस, कमीशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, ये सारा सैलरी का पार्ट बनेगा। जो आपके वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वापडा के मुलाजमीन जो हैं वो बड़े बड़े खंभों बड़े काम कर रहे होते हैं, उनको उस काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं बिकॉज वो डेंजरस काम कर रहे होते हैं, वो भी किसका पार्ट बनेगा? सैलरी का पार्ट बनेगा। फिर जो पर्क्विजिट्स होते हैं, जैसे टीवी मिल गया, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, सर्वेंट्स मिल गए, बिजली का बिल पे हो रहा है, बच्चों की फ़ीस
पे हो रही है, किसका पार्ट बनेगा, ये सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। फिर जो अलाउंसेस मिलते हैं ये क्या होंगे, आपके सैलरी का पार्ट बन रहे होंगे। अलाउंसेस का रूल होता है कि जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए अलाउंस मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है, जो पर्सनल बेनिफिट के लिए अलाउंस मिलता है वो क्या होता है, हमेशा टैक्सेबल। अब वो अलाउंस किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, जैसे मिल्क अलाउंस पर्सनल बेनिफिट के लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। उसके बाद है अगर रीइम्बर्समेंट हो जाए आपको, अब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं कोई और आपका एम्प्लॉयर आपको वो खर्चे जो है वापस कर देता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, आपके इनकम का पार्ट जो है बना रहे होंगे। उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब ज्वाइनिंग बोनस हो गया, टर्मिनेशन बेनिफिट्स हो गए, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, ये भी किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का। फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे, एक नया कॉलेज बना, नया कॉलेज ने रब्ता किया कि आप हमारे पास आ जाएं, आप चले जाते हैं और आप कहते हैं जी मैं तो पैसों के लिए काम नहीं करता, हालांकि वो आपको 20 लाख रुपए देता है कि आप आके हमारे पास पढ़ाएं, तो वो जो आपको 20 लाख रुपए मिला है उसको हम क्या करेंगे, आपके सैलरी का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। फिर पेंशन एंड एन्युटीज़ जो एम्प्लॉयर से मिलेंगी सैलरी में, जो अदर देन एम्प्लॉय होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, प्राइवेट बैंक हो गया, VPS हो गया, सारी इधर जा रही होंगी। फिर एम्प्लॉय शेयर स्कीम सैलरी का पार्ट बनेगी। और अगर एम्प्लॉयर आपका टैक्स पे कर देगा तो वो भी किसका बनेगा, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। तो ये सारे रूल्स जो हैं वो हम क्या कर देंगे, इनको जल्दी से टेकअप करते हैं। फिर अलाउंसेस की बात करें तो अलाउंसेस का ये बेंचमार्क असूल जो आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, बिकॉज सैलरी के न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो अलाउंस के ऊपर ही आता है। अलाउंस कोई भी हो सकता है, कफन अलाउंस हो गया, दफन अलाउंस हो गया, मिल्क अलाउंस हो गया, अलाउंस किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। उसने बस नाम का क्या लिखना है, अलाउंस लिखना है। जब अलाउंस लिख देगा तो कुछ अलाउंस के फिर ये फीचर्स हो जाएंगे जिसको हमने देखना है। पहली बात है अलाउंस आपको फ़िक्स अमाउंट में मिलेगा और ये कैश की फॉर्म में होगा, ये फ़िक्स होता है। मतलब उसने अगर अलाउंस लगा दिया पूरा साल वो अलाउंस फ़िक्स रहेगा, उस पर कोई किसी किस्म के ये नहीं कि आपको जून के महीने में 10,000 अलाउंस मिल गया, जुलाई में 15 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, ऐसे नहीं होगा। फ़िक्स अमाउंट होगी जो आपको कैश की फॉर्म में हर महीने क्या होगी, मिलेगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, रिमेंबर अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए अलाउंस मिल रहा है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर अलाउंस आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिल रहा है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए अलाउंस मिल रहा है लेकिन फ़िक्स परसेंटेज में मिल रहा है तो वो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। फिर आपको वन टाइम अलाउंस मिला ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए और सारा खर्च नहीं किया, कुछ आपकी अमाउंट जो है बच गई, अगर वो आपकी अमाउंट जो बच गई है वापस कर दो, कोई मसला नहीं। अगर आपने रख ली तो वो भी क्या है, टैक्सेबल है। आपको उसने ट्रैवलिंग अलाउंस दिया 2.5 लाख रुपया के लिए, आप क्लाइंट के पास जाएं, 1 महीना वहाँ पे रहना है आपने, आप 2.5 लाख अलाउंस लेके चले गए। अभी वन टाइम था, वन टाइम उनके साथ बच्चे कहते एग्जाम्प्ट कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं 2.5 लाख अलाउंस था, 1 महीना रह के आए हैं, खर्चा हुआ आपका 1.5 लाख रुपये का, अब 1 लाख बच गया आपको, आपने वापस तो किया नहीं है, क्योंकि वो वापस नहीं किया तो किसका पार्ट बनेगा, आपकी वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। उसके बाद पाकिस्तान सोर्स ऑफ सैलरी जो है वो हमेशा क्या होती है, टैक्सेबल होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। बेशक वो दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बेल्जियम में है, फ्रांस में है, वट जहाँ पे भी हैं, तो उनकी सैलरी जो है हमेशा क्या होगी, टैक्सेबल ही होगी। फॉरेन फॉर सैलरी पाकिस्तान में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। फिर अगर सैलरी आपके टोटल इनकम का 75% से ज़्यादा है तो वो आप कौन सा रेट लगाएंगे, सैलरी का रेट लगाएंगे। अगर वो उसकी अमाउंट 75% से कम है तो हम कौन सा रेट लगाएंगे, नॉन सैलरी के रेट्स जो हैं वो लगा रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पॉकेट्स की। मैं आपको अलाउंस के टाइप्स नहीं बता रहा कि ये अलाउंस है, वो किसी भी चीज़ का अलाउंस कर सकते हैं। हमने एक बेसिक रूल पढ़ ली है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ का अलाउंस एग्जेम्प्ट है, फिक्स परसेंटेज में मिलेगा, टैक्सेबल होगा। प्राइवेट बेनिफिट का टैक्सेबल होता है, और अगर आपको रीइंबर्समेंट हो गई है वो भी क्या होगी, आपकी टैक्सेबल होगी। उसके बाद है परक्विजिट। परक्विजिट क्या होता है, बेसिकली कैश बेनिफिट या नॉन कैश बेनिफिट है जो सैलरीज पे आपको मिल रहा होता है। जैसे आप कहते हैं सीए, जब आप PRC में आते हैं तो कितने ख्वाब दिखाते हैं, आप जैसे बैठते हैं तो अस्सलाम वालेकुम से ये करने आए, अच्छा इसका मतलब आपका बेटा जो है बड़ा इंटरेस्टेड है, ऑडी ख़रीदे 5 साल के बाद। तो आप PRC करने आते हैं, जब आप उठ रहे होते हैं ना तो वो आपको कहते हैं कि आपका प्राइवेट जेट होगा, आपका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, आपके पास पता नहीं कितनी ऑडीज़ होंगी, मर्सिडीज़ होगी, ये कर रहे होते हैं। और बच्चा 6 महीने बाद लेक्चर मांग रहा होता है फ्री के, पोर्टल लेके आगे बेच रहा होता है, पैसे कमा रहा होता है, अदर सोर्स कमा रहा होता है, तो बच्चा ये कर रहा होता है। और फिर इसको पता नहीं होता ना कि जब हमने आर्टिकल्स करने आना है तो 27,000 स्टाइपेंड मिलनी है,
और एक दिहाड़ी जो है रमज़ान में दरबार के सामने फ़कीर की वो 30,000 की पड़ रही होती है। तो ये बड़े ना वो डिस्पैरिटी आती हैं। लेकिन वो जो आपको उस वक्त PRC से पहले ख्वाब नहीं बेचते कि आपको ये घर मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। ये मेरे साथ भी हुआ था। हमारे स्कूल का जो डायरेक्टर था ना, है पता नहीं मर गया कि जिंदा है, मुझे पता ही नहीं है अभी तक। ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी अपनी फर्म थी, उसकी अपनी मिल भी थी। तो वो ना क्लास 6 के ऑनवर्ड ना हर हफ्ते आता था हर क्लास में करियर काउंसलिंग के लिए कि आपने ये बनना है, ये बनना है। तो वन टाइम मुझे याद है हम क्लास 7 उसने आकर ना आया हमारी क्लास में कि जी आप CA करें, ये होता है, बड़ी प्रेस्टीज क्वालिफ़िकेशन है, सिर्फ 100 में से एक बंदा करता है। वो फुल ख्वाब बेच रहा, हमें पता भी नहीं, हम क्लास 7 में से, हम तो शरारती फुल टाइम। उससे जब कहा ना कि CA करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको घर मिलता है। मैं कहा यार, हम सारे दोस्त ना बैठे ऐसे बैक बेंचर, फुल टाइम बैक बेंचर। मुझे बड़ी कुट पड़ी है स्कूल में आज तक, 1 नंबर का बैक बेंचर था, बड़ा नुकसान किए हूँ मैं। स्कूल का लास्ट डे था तो मैंने सारे एसिड्स में ना पानी मिक्स कर दिया था, चीनी मिक्स कर दी थी। इतनी फीस इनको दी, नुकसान तो इनको करें। तो ये सारे काम का पकड़ा भी गया था मैं, कुट भी मुझे बहुत पड़ी हुई है। तो उसने कहा ये घर मिलेगा। हमने कहा यार वाह, क्या डिग्री होगी, तब डिग्री था कि कॉलेज कराएगा जैसे आपको पूछते हैं। फिर उसने कहा आपको गाड़ी मिलेगी। हमने कहा वाह। उस टाइम पे कहा कि शादी भी मर्ज़ी की होगी। हमने कहा यार करना सही है। और हमारे टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लास 7 के जितने बच्चे थे, हम 10 ने वादा किया था, 10 के 10 CA में आए हैं, 8 बार चले गए तौबा करके कि भाई ये नहीं करना था हमें। और हम उस बंदे को ढूंढते हैं, आरिफ नाम है उसका, क्या उसने जो कहा था घर और गाड़ी तो ठीक था, शादी वाला उसने क्यों कहा था? बिकॉज हमारे लिए ऑफ़र ल्यूक्रेटिव थी, जैसे इसके लिए भी थी एक ऑफ़र ल्यूक्रेटिव। तो वो जो बेनिफिट्स अटैच होते हैं ना, आपको इस तरह का घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, इसको हम क्या कहते हैं? परक्विजिट्स कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये परक्विजिट्स आपको नहीं मिल रहे, ये आपके रैंक को मिल रहे हैं, ये आपके ओहदे को मिल रहे हैं। हर एक को तो नहीं मिलेंगे। अब कंपनी हर एक को गाड़ी नहीं देगी, कंपनी हर एक को घर नहीं देगी। कंपनी किसको देगी? मैनेजर को। कंपनी किसको देगी? CFO को। तो ये बेनिफिट्स अटैच टू योर पोजीशन होते हैं। आप जितने हाई रैंक पे जाएंगे उतने हाई बेनिफिट्स मिलेंगे, जितने लो रैंक पे होंगे उतने कम बेनिफिट्स होंगे, बट ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो बेनिफिट्स मिलेंगे ये क्या होगा? ये आपकी सैलरी का पार्ट बनेंगे। तो सैलरी बेसिकली क्या होती है? बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस पर परक्विजिट्स जो है, दिस इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ द क्या कहते हैं सैलरी। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि क्योंकि हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, ये एक पॉइंट के ऊपर ना एग्जामिनर खेल रहा है। ये कोई 2021 या 22 में ये पॉइंट टेस्ट हुआ है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बुक में सिर्फ ये 3 लाइनों की एक एक्सप्लेनेशन है, बट इन 3 लाइनों के ऊपर ICAP का एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड कर सकता है आपके साथ। देखिए, बेनिफिट्स सैलरी में ऐड होने हैं। अब वो कहता है कि बेनिफिट्स किसको मिलेगा और बेनिफिट्स किससे मिलेगा, तो आपकी सैलरी में ऐड होगा। साफ सीधी बात है, अगर करंट एम्प्लॉयर जिसके पास आप नौकरी कर रहे हैं वो आपको डायरेक्टली बेनिफिट देगा, किसका पार्ट बनेगा? सैलरी का। वो उससे बेनिफिट आपके स्पाउस को, आपके चिल्ड्रन को, आपके पेरेंट्स को मिल रहा है, ये भी किसका पार्ट है? सैलरी का। आपके वालिदैन का इलाज करवा दिया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस जो है वो पे कर रहा है। अब वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, बट किसकी सैलरी में ऐड होगा? आपकी। फिर करंट एम्प्लॉयर जो है आपके रिलेटिव्स को अगर कोई एंटरटेन कर देता है, इलाज मुआवजा कोई बेनिफिट किसका होगा? आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। करंट एम्प्लॉयर किसी थर्ड पार्टी को आपके बिहाफ पे कोई रकम पे करता है, आपने बैंक से गाड़ी लीज पे ली हुई है, आपने किस्तों पे सामान लिया हुआ है, आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं, वो थर्ड पार्टीज़ हैं, आपके बिहाफ पे आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, किसका बेनिफिट है? आपका। आपकी इनकम में ऐड होगा। फिर अगर ये सारा कुछ इनको एम्प्लॉयर का एसोसिएट दे दे, आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं इत्तेफाक स्टील मिल में और इत्तेफाक वालों का ही हॉस्पिटल है, वो इत्तेफाक एसोसिएट, उनको क्या खिलाएगा? एसोसिएट्स। और वो इत्तेफाक हॉस्पिटल से एक सारे बेनिफिट्स मिल गए, किसका पार्ट है? आपकी सैलरी का। अगर कोई थर्ड पार्टी इस एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में इनको बेनिफिट्स दे रहा है, तब भी किसका पार्ट है? वो सैलरी का। उसके बाद ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हम एक लाइन लिखी हुई है और क्योंकि इस लाइन की टेस्टिंग आज तक नहीं हुई तो हमें पता ही नहीं है कि चीज़ टेस्ट कैसे हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 2009 से पकड़े पास पेपर, आप सारे पास पेपर इकट्ठे कर लें टैक्स के। ICAP के एग्जामिनर के पास स्टिल इतना रूम अवेलेबल है कि वो 100 मार्क्स का पेपर बनाएगा और वो 100 मार्क्स होंगे जो आज तक पेपर में टेस्ट नहीं हुए। जैसे ये है कि अगर आपके पास्ट एम्प्लॉयर से इनमें से किसी को भी कोई बेनिफिट मिल गया, वो किसका पार्ट है? सैलरी का। या आपका प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर का एम्प्लॉयर अगर उससे भी कोई बेनिफिट्स मिल गया, किसका पार्ट बनेगा? आपकी सैलरी का। फॉर एग्जांपल, आप एक लेबॉर्ट्री में काम कर रहे थे,
ये जो होते हैं टेस्टिंग लैब, उसमें एम्प्लॉयमेंटशिप थी, कर रहे थे, आपने छोड़ दी, ठीक है, अब वो आपका हो गया फॉर्मर एम्प्लॉयर। अब आप किसी फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर की कंपनी में काम कर रहे हैं, अब आपको नीड पड़ गई टेस्ट करवाने की, आप उसी लैब के पास चले गए, अब अच्छे एम्प्लॉय थे, उसने आपका रिगार्ड किया, उसने आपको 2 लाख रुपए का टेस्ट फ्री में करके दे दिए, बेनिफिट मिला? किसने बेनिफिट दिए? तो वो 2 लाख का बेनिफिट सैलरी में ऐड करना है आपने। तो ये चीज़ पेपर में आज तक कहीं टेस्टेड नहीं है। तो जो चीज़ टेस्टेड नहीं होती उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एग्जामिनर हमेशा कहता है कि एग्जामिनर कमेंट्स मेरे पढ़ के जाया करो और पास पेपर पर रिलाई ना किया करो। अभी जो कल 600 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हुए ना, कभी इनसे पूछिएगा, मैं हमें तो बता रहे हैं दोस्त वगैरह भी, स्टूडेंट्स भी हैं, कि कैसे पास हुए, कहते पास पेपर ना करके पास हुए, बिकॉज हम पास पेपर पे अपने को बाउंड करते थे कि ये सब पास कर लो, ये सवाल कर लो, यही आएंगे। उसके जो बियॉन्ड जाता है ना, जो लॉजिक्स पे रहता है, रीजनिंग पे रहता है, वो सोचता है कि इस तरह चीज़ हो सकती है, उसकी पासिंग रेशो बेहतर हो जाती है। आप सीए कर रहे हैं, बीए नहीं करें कि जहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी होकर पेपर मिलेगा आपको। तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ पेपर में, किसी पेपर में टेस्ट नहीं है, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। मेरा काम यही है, मेरा काम है बताना, आपका काम है उस चीज़ को रिटेन करके लेके चलना और पेपर को अपना क्लियर करना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बुक में पेज नंबर कौन सा हमारे 20 के बिल्कुल एंड पे पैरा बना होगा, ये 3 लाइनों का पैरा, ये याद रखना है आपने। उसके बाद जो हमें परक्विजिट्स मिलेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये ऑलमोस्ट हर जगह ही मिल रहे होंगे। सबसे पहले है वो गाड़ी। अगर गाड़ी दे दी जाए आपको, तो गाड़ी या तो एम्प्लॉयर की ख़रीदी हुई होगी या वो गाड़ी लीज पे लेके आपको दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ख़रीदी हुई है तो कॉस्ट रेलेवेंट है, अगर लीज पे है तो फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी? एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, कि जिस दिन हमने गाड़ी लीज पे ली थी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट है। अगर गाड़ी सिर्फ ऑफिशियल लीज यूज़ के लिए दी है तो एग्जाम ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ऑफिशियल प्लस पर्सनल यूज़ के लिए दिया तो 5% लेंगे, अगर जस्ट पर्सनल यूज़ के लिए तो कितना लेंगे हम? 10% लेके सैलरी में ऐड करेंगे और नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे अगर ड्यूरिंग द ईयर ली गई है। इसमें याद रखिएगा कि अगर गाड़ी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉय, तो वो हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम अकाउंट फॉर नहीं करते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब पेपर में वो क्या करता है कन्फ्यूज़, उसने पेपर में कन्फ्यूज़ किया भी हुआ है। आई थिंक सवाल बासित वाला है, आई गेस बासित वाला ही है सवाल, जिसमें उसने कहा है कि गाड़ी उसने आपको दी हुई है बोथ पर्पज़ के लिए, जिसमें 70% इस्तेमाल हो रहा है प्राइवेट पर्पज़ के लिए और 30% इस तरह का सवाल है ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए। तो बच्चों ने मेजोरिटी क्या किया एग्जामिनर कमेंट्स में कि बच्चों ने कॉस्ट पकड़ी है, 70% लिया है, ऐड कर दिया। नहीं करना भाई, बोथ पर्पज़ के लिए आपने क्या लेना है? 5%। वो तो उसने यूज़ बताया है कि 70% आप पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, 30% किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑफिशियल यूज़ के लिए। उस यूज़ को हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं जाके? अगर वो कोई और बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल भी साथ फ्री में दे रहे हैं या मेंटेनेंस का खर्चा भी हो रहा है, तो वहाँ पे वो परसेंटेज की अपॉर्चमेंट होगी, बट यहाँ पे परसेंटेज की अपॉर्चमेंट नहीं होगी। उसके बाद डोमेस्टिक सर्वेंट्स वगैरह अगर आपको मिल जाते हैं, ड्राइवर मिल गया, शेफ़ मिल गया, मेड मिल गया, गार्डनर मिल गया, इसका भी बेनिफिट्स ऐड करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि जो इनकी सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा, इसमें से लेस करवाएंगे जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय ने पैसे दिए होंगे, जो बेनिफिट होगा सैलरी में ऐड हो जाएगा। सेम गोज विद यूटिलिटीज़, जितना यूटिलिटीज़ का बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा, लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे? हम लेस करवाएंगे। हमारे पास क्या होगा? बेनिफिट जो आएगा हम इनकम में ऐड कर देंगे। तो ये व्हीकल्स तो ऑलमोस्ट हर जगह पे आता ही आता है। उसके बाद है इंटरेस्ट फ्री लोन। आप लोन लेने के लिए मार्केट जाएंगे, मार्केट में बैंक है, बैंक आपसे क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आप बैंक के पास नहीं जाते, आप क्या कहते हैं? आप एम्प्लॉयर को कहते हैं कि सर मुझे थोड़ा लोन दे दें। अब वो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकता है, वो आपको सब्सिडाइज क्या कर सकता है? अमाउंट के ऊपर लोन दे सकता है। तो इसका असूल क्या होगा? आपने बेंचमार्क रेट से कंपेयर करना है और आपने इसको बेनिफिट कैलकुलेट करना है। 2 कंडीशंस में आपका लोन एग्जेम्प्ट होगा। अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से कम है तो एग्जेम्प्ट है, या अगर एम्प्लॉय ने अपना कोई बेनिफिट वेव ऑफ कर दिया तो उसके बदले में लोन लिया तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। और फार्मूला क्या होगा? लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय बेंचमार्क रेट माइनस इंटरेस्ट पेड, जो आप क्या करेंगे? लेस करवा रहे होंगे। इसके लिए 2 एडजस्टमेंट्स हैं पास पेपर की, लिख लेना। एक है मिस्टर तकी अहमद का सवाल, उसमें लोन की एडजस्टमेंट, और एक है मिस्टर चेंग वाला सवाल, इसमें लोन की एडजस्टमेंट। ये 2 सवालों में जो आप लोन की एडजस्टमेंट कर लेना, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट पेपर में आज तक नहीं आई। तकी अहमद की एडजस्टमेंट सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है लोन की, आउटस्टैंडिंग लोन की।
अच्छा, इसमें है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया और वो लोन माफ़ कर दे, तो जितना लोन माफ़ करेगा वो भी सारा क्या होगा, आपकी वो इनकम में ऐड हो जाएगा। तो कोई भी लाइबिलिटी है आपकी, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी है, अगर वो एम्प्लॉयर जो है वेव ऑफ कर दे, बैंक की है, आपने बैंक को पैसे पे करने हैं, किस्तों वालों को पैसे पे करने हैं, कहीं भी पैसे पे करने हैं, लाइबिलिटी एम्प्लॉय की थी, एम्प्लॉयर ने पे कर दी, तो बेनिफिट हुआ। अब चूँकि आपको बेनिफिट हुआ है तो क्या करेंगे, हम आपको इसकी इनकम का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। लोन इज़ सुपर इम्पोर्टेंट फॉर यू। माइट भी इसमें से इंडिपेंडेंट सवाल पूछ ले, 2-3 नंबर का, 4 नंबर का। ओके, उसके बाद एसेट्स का ये रूल याद रखिएगा, ये हर एसेट्स के लिए है। आप अपने एम्प्लॉयर से गाड़ी ले लें, इन्वेंट्री ले लें, लैपटॉप ले लें, कंप्यूटर ले लें, घर ले लें, कोई भी एसेट ले लें, उसका असूल क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र माइनस एम्प्लॉयर ने जितनी पेमेंट की है। जो बेनिफिट होगा वो क्या करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। आपके ऑफिस में एक एसी लगा हुआ है, आप कहते हैं अपने एम्प्लॉयर के पास, सर ये मुझे एसी दे दें। कहते हैं कितने पैसे दोगे, उसने कहा 30,000। उसने कहा भाई इसकी वैल्यू तो 1 लाख रुपये है। उसने कहा ठीक है, लाख वाली चीज़ आपको कितने की दे दी उसने, 30,000 की, कितना बेनिफिट हुआ है, तो ये 70 क्या होगा आपकी सैलरी में एंटर हो जाएगा। सिमिलरली कोई सर्विसेज का बेनिफिट मिलता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार आप यहाँ पे जाके, ये क्लब है या ये रेस्टोरेंट है या ये होटल है, यहाँ पे जाना, आप हमारा ये कार्ड शो करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो भी बेनिफिट जो हैं क्या होंगे, आपके सैलरी में ऐड हो रहे होंगे। आप लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं तुम जाके पीसी होटल में स्टे कर लेना, 40,000 रुपया रेंट है, ठीक है, तुम 10,000 पे करना, बाकी हम पे कर देंगे। तो उन्होंने बाकी पे किया 30,000 रुपये, किसका पार्ट बनेगा, आपकी सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। गॉट इट। उसके बाद है आपको घर भी मिलते हैं। अकोमोडेशन का रूल क्या होता है कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू या एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस विच एवर इज़ हायर, वो हम क्या करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे। अगर ये घर जो है उसने आपको किसी रिमोट एरिया में दिया है तो फिर हम 30% इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे सरकारी मुलाजमीन होते हैं, इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो जाती है, तो उनके लिए फिर क्या होता है, अगर किसी रिमोट एरियाज़ को मुफस्सिल एरियाज़ कहते हैं वहाँ पोस्टिंग हुई है, तो उनके लिए फिर हम क्या लेंगे, 30% ले रहे होंगे। अब एम्प्लॉयर का अपना घर है तो एनुअल मार्केट वैल्यू, अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके घर दे दिया है तो जो एक्चुअल रेंट पे कर रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। अगर वो पेपर में सिंपल गिवन करता है कि अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड और घर की मार्केट वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं करता, तो फिर चुप करके हम क्या लेंगे, 45% ऑफ सैलरी लेंगे और हम क्या कर देंगे, इनकम में ऐड कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है जी हमारे पास सेल्फ हायरिंग। सेल्फ हायरिंग बेसिकली क्या होती है कि एम्प्लॉय को उसके ही घर में रहते का आप किराया दे रहे हैं। एम्प्लॉय आपके पास आया, एम्प्लॉय ने कहा सर जी वो घर दे दें, एग्रीमेंट में बात हुई थी कि आप हमें घर भी प्रोवाइड करेंगे, हमने सीए कर लिए। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा तुम कहाँ रह रहे हो, सर घर में रह रहा हूँ। किसका घर है, अपना, ठीक है तुम अपने घर में रहो, हम तुम्हें तुम्हारे घर में रहने का रेंट पे कर देंगे। बेनिफिट तो हो रहा है, तो डैट इज़ द अकोमोडेशन ही इन टर्म्स ऑफ, इसका बेनिफिट हम ऐड करेंगे। जो रेंट रिसीव होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ले जाएंगे, और जो चूँकि ये बेनिफिट किसकी तरफ से आ रहा है, एम्प्लॉय की तरफ से, तो उस पर हम रूल लगाएंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी या रेंट विच एवर इज़ हायर, वो हम क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। तो ये वही चीज़ है जो किसी भी पास पेपर में आज तक टेस्ट नहीं हुई। सेल्फ हायरिंग किसी भी पास पेपर में, किसी भी एडजस्टमेंट में आज तक टेस्ट नहीं हुई। तो इसका ड्यूल ट्रीटमेंट है। जो रेंट रिसीव होगा आपको अपने घर का, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट असूल होगा, रेंट रिसीव, और एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है रेलेवेंट कि जो एक्चुअल रेंट रिसीव होता है हम वही ऐड करते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू सेल्फ हायरिंग में क्या होती है, इररेलेवेंट होती है हमारे लिए, उसको हम ऐड नहीं करते। और सैलरी में 45% से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऐड करेंगे। इस अटैम्प्ट के लिए ना सेल्फ हायरिंग को भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल अलाउंस वाहिद अलाउंस है जिसका रूल है। वो रूल क्या है कि जो अलाउंस मिलेगा उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेस करवाना है, रिमेनिंग आपने ऐड करना है। दिस इज़ द रूल फॉर द मेडिकल अलाउंस। अलाउंस क्या है? आपको हर महीने फ़िक्स अमाउंट जो है पे कर दी जाएगी। बीमार हो रहे हो, नहीं हो रहे, आपको पैसे मिल रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, नहीं आ रही, सस्ती महंगी, आपको हर महीने फ़िक्स अमाउंट मिलती ही जा रही है। दिस इज़ सेड टू बी अ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल फैसिलिटी क्या है कि उसने आपसे एक ऑन एग्रीमेंट कर लिया था कि अगर तुम बीमार हुए तो हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, या उसने आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम अपना इलाज करवाना, हमें रसीद दे देना, हम तुम्हें रीइंबर्समेंट कर देंगे मेडिकल बिल्स की। या वो ये कह दे कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इंश्योरेंस करवा देता हूँ मेडिकल, उसका सारा प्रीमियम जो है वो मैं पे करता रहूँगा, ये फैसिलिटी है। या वो ये कह दे कि स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, यहाँ अपना कार्ड लेके चले जाना, तुम्हारा जो बिल आएगा उसको हम पे कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? मेडिकल फैसिलिटी। ये फैसिलिटी कब मिलेगी? जब बीमार होगा इंसान। जब बीमार नहीं होगा तो कोई फैसिलिटी मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका याद रखिएगा कि अगर ये फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जब एम्प्लॉयमेंटशिप हायर हुई थी आपकी, उस वक्त अगर आपको ये फैसिलिटी दी गई है तो एग्जेम्प्ट है। अगर ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी फिर ये क्या है? टैक्सेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे बात हुई थी कि आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज हम करवा देंगे, बीमार हो गए, हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल ले गए, सीना चीरा हुआ है, कॉल आई जी इसका बाईपास होगा, तो कहेगा 8 लाख रुपया। वो ये नहीं कहेगा भाई 5 लाख करो, 4 लाख का छोड़ दो, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? 9 लाख पे कर देगा। अब इस 9 लाख में अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कितना था तो वो एग्जेम्प्ट है। एक्स्ट्रा कितना लगा तो वो क्या होगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। फिर जो रीइंबर्समेंट्स हैं वो एग्जेम्प्ट उस वक्त होती हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसने अटेस्ट की हो, उसका एनटीएन नंबर वगैरह हो, फिर रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट। अदरवाइज रीइंबर्समेंट भी क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक प्राइवेट क्लिनिक से इलाज करवाया, बिल दिया और बिल वो टेस्टेड नहीं था, अब उस पर उसकी स्टैंप नहीं लगी हुई थी और उस डॉक्टर का एनटीएन नंबर नहीं था, तो अब उसने पैसे तो वापस कर दी हैं, बट वो पैसे क्या होंगे? आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट जो है वो बन जाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद एसेट ट्रांसफ़र का एक और चीज़ है कि अगर आप एसेट दे रहे हैं टेम्परेरी तौर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, इससे पहले था कि एसेट ट्रांसफ़र हो गया पक्के पक्के, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड, उस पर हमने क्या किया था? कैलकुलेट कर लिया था। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एसेट टेम्परेरी तौर के ऊपर दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये टीवी कॉलेज के एसेट है, 5 लाख का, जस्ट एक एग्जांपल, कॉलेज ने टीवी ली है तो बिज़नेस है, इससे क्या कर रहे होंगे? डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ जी मुझे आप 1.5 साल के लिए टीवी दे दें, इन्होंने कहा ठीक है यार पकड़ो, 2 साल टीवी अपने पास ले जाओ, इस्तेमाल करो, 2 साल बाद हमें वापस कर देना। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या ये डिस्पोजल हुआ है? डिस्पोजल तो नहीं हुआ ना। अकाउंटिंग में डिस्पोजल क्या होता है कि जब आप उसको डिरेकग्नाइज कर दें, जब आप उसको फ्यूचर में यूज़ ही नहीं करेंगे। मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया, मैं तो बस लेके जाऊँ 2 साल के लिए, मैं वापस कर दूँगा। या फॉर एग्जांपल मैंने 8 महीने के लिए ले लिया टीवी, 8 महीने के बाद क्या करूँगा? वापस कर दूँगा। तो इस केस में डिस्पोजल नहीं है। तो अकाउंटेंट कभी भी जो ऑफिस होगा उसके अकाउंट्स में से इसको राइट ऑफ नहीं करेगा, बिकॉज उसके लिए तो यही है ना, सर टीवी कहाँ पे गया? हाँ वो घर ले गया, 6 महीने बाद ले आएगा, ठीक है, डिस्पोजल नहीं है। जब डिस्पोजल नहीं है तो वो उसकी डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड करता रहेगा, है कि नहीं? अब ऑफिस वाले डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या टीवी लगा हुआ ऑफिस में? नहीं, टीवी तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। तो इसका बेनिफिट फिर क्या ऐड करेंगे? जो डेप्रिसिएशन होगी ना उसकी, जो अकाउंटेंट ने कैलकुलेट की होगी, उसको हम क्या करेंगे? हम आपकी इनकम में ऐड कर रहे होंगे। और अगर कोई रेंटल चीज़ है तो उसका रेंट, फॉर एग्जांपल ऑफिस ने रेंट पे जनरेटर लिया, मैं घर ले गया, तो इसका वो रेंट पे किया जा रहा है जनरेटर का, वो सारा मेरे इनकम में क्या होता रहेगा? एज अ बेनिफिट के तौर के ऊपर ऐड होता जा रहा होगा। उसके बाद है जी हमारे पास ग्रेचुटी। सरकारी मुलाजमिन को ग्रेचुटी मिलेगी फुली एग्जेम्प्ट, अप्रूव फंड से मिलेगी एग्जेम्प्ट, अप्रूव्ड स्कीम से मिलेगी तो 3 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। आपको 10 लाख ग्रेचुटी मिली अप्रूव स्कीम से, 3 लाख एग्जेम्प्ट कर देंगे, बाकी 7 लाख जो है वो क्या करेंगे? अब अपनी इनकम में ऐड कर रहे होंगे। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी कैची है कि
ये जो आपको ग्रेचुइटी मिलेगी इसको आप पिछले 3 साल के रेट पर टैक्स करेंगे, सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाते हैं, ये बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो ये सेपरेट ब्लॉक का पार्ट ये भी बनती है, ये ग्रेचुइटी मिलेगी, अनअप्रूव ग्रेचुइटी। उसके बाद है अनअप्रूव ग्रेचुइटी, कि ग्रेचुइटी आपने प्रूव करवाई नहीं थी लेकिन दे दी एम्प्लॉयर को। इसका रूल क्या होगा, जो अमाउंट रिसीव होगी उस पर से हम लेस करेंगे 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव विच एवर इज़ लोअर, वो हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है। फिर ये थ्योरेटिकल पॉइंट है एक इसके साथ रिलेटेड, कि अनअप्रूव ग्रेचुइटी टोटली टैक्सेबल कब होती है। रिमेंबर, अगर आपको ग्रेचुइटी मिली है वो अनअप्रूव्ड है और वो सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर रिसीव हो गई है, या अगर वो मिल गया किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी ऐसे डायरेक्टर को मिली है हु इज़ नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब जो आपके होते हैं नॉमिनल डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, या अगर एक एम्प्लॉय को मोर देन 1 ग्रेचुइटी मिल चुकी है, अगर वो उसके अलावा भी कोई ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है, तो इस केस में जितनी ग्रेचुइटी मिलेगी वो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये 4 कंडीशन का रट्टा मार लेना आपने, ये MCQs वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेंशन तो सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेंशन में लास्ट ईयर चेंज आया फाइनेंस एक्ट में और टेस्ट मेरे ख्याल से नहीं हुई लास्ट ईयर में, तो इसलिए जो है पेंशन इज़ सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जिसने टैक्स लास्ट ईयर नहीं पढ़ा उससे पहले का पढ़ा हुआ है, अगर वो पेंशन का वही ओल्ड रूल याद करके जाएगा तो वो पेपर में फेल हो जाएगा, और इस अटैम्प्ट में पेंशन आएगी आपको। पेंशन में याद रखिएगा कि अब हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं, एक पेंशन आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और उसके पास नौकरी भी कर रहे हैं, और एक पेंशन है कि भाई नौकरी ख़त्म हो गई है अब पेंशन घर बैठे रिसीव कर रहे हैं। बिकॉज आप देखते हैं पाकिस्तान में रोज़ आप खबरें सुनते हैं कि एक हज़रत जो हैं वो रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद वापस उनकी नौकरी वहाँ पर लग जाती है, फिर वो उनकी वहाँ से बस क्या निकलता है, जनाजा निकलता है, लेकिन मरते दम तक वहाँ पे तो पेंशन भी ले रहे होते हैं और नौकरी भी कर रहे होते हैं। आप रोज़ खबरें सुनते हैं कि हर डिपार्टमेंट में ऐसा ना कोई भर्ती हुआ होता है। ख़ास तौर पे हमारा एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान का जुडिशल सरकारी जो ख़ास तौर पे अदालती अमला है, वो हाई कोर्ट से रिटायर होंगे जाकर नैब में लग जाएंगे। तो ये भी हैं, तो ये है हमारे पास कि आपको पेंशन मिल रही थी, आप नौकरी कर रहे थे, रिटायर हो गए, अब आप वापस वहाँ पे नौकरी नहीं कर रहे, घर बैठ गए हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं फुल टाइम। कड़ी अयाशी, कब्र में पाँव है, यूँ फरिश्ता आना, गुर्दे फैला आप ऊपर। तो इस केस में याद रखिएगा, अगर आप घर बैठ गए हैं तो पेंशन अगर 10 मिलियन से कम है तो एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है। अगर पेंशन 10 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन आपकी एज जो है वो 70 साल से कम है तो कितना टैक्स है, 5% FTR का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आपकी 70 साल से एज ज़्यादा है तो फिर जितनी मर्जी पेंशन मिल रही है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर आप वापस उस बंदे के पास रिटायर एम्प्लॉयज़ उसी फॉर्मर एम्प्लॉय के पास नौकरी इख्तियार कर लेता है या उसके किसी एसोसिएट के पास, तो अब जो आपको पेंशन मिल रही है डैट इज़ ट्रीटेड एज योर सैलरी। वो आपको नौकरी के साथ साथ पैसे वही एम्प्लॉयर दे रहा है, तो किसका पार्ट बनेगा, आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। तो उसको हम इनकम सैलरी में ऐड करेंगे और आपका रेट लगा रहे होंगे। और फ़र्क क्या होगा, वो पेंशन पे करते हुए आपका विद होल्डिंग टैक्स होगा बस। अगर उस 10 मिलियन से कम की पेंशन है तो कोई टैक्स नहीं काटेंगे, अगर 10 मिलियन से ऊपर की पेंशन है तो 5% टैक्स काट के आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे, आप वो क्लेम कर लेंगे। अगर आपके 70 साल से अबव है तो तब भी कोई आपका टैक्स वगैरह डिडक्ट नहीं होगा। पेंशन इस अटैम्प्ट के लिए सुपर 3 इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चेंजेस थी लास्ट सेशन की एंड दैट वॉज नॉट टेस्टेड एट ऑल। तो ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। इतना काम करो कि 1 महीने की मिल जाती है आपको, वो वाला हाथ मारना है बस, गोल्डन हैंडशेक, सोने का हाथ ये भी मिल रहा है गोल्डन हैंडशेक। PIA भी प्राइवेटाइज, तो PIA बिक गई है। अब PIA के जितने मुलाजमीन थे, पीपल्स पार्टी ने जिसने सलाम भी किया ना, भर्ती की है PIA में 2008, 9, 10 के टेन्योर में। जैसे कल हुआ है कि जिस बच्चे ने किसी कॉलेज के फ्रंट ऑफिस में जाके कहना अस्सलाम वालेकुम सर देखिए इससे सलाम किया हमारा गोल्ड मेडल आ गया, तो एक बच्चा जिसका कल CFAP में मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल आया है उसको क्लेम करने वाले सारे कॉलेजेस हैं। उसकी तस्वीर हर कॉलेज ने अपने अपने आर्टवर्क में लगाई, लिखा हुआ है कि ये वो बच्चा था जिसने PRC में आकर सलाम किया था इसलिए हमारा गोल्ड मेडल आ गया।
तो वो वाला सीन भी होता है पाकिस्तान में ना। तो PIA में ये हुआ है, जितने तमाम सरकारी मुलाजिम हैं उसमें ये हुआ है। अब ये होता क्या है कि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं और वो एग्रीमेंट है 20 साल का, 15 साल का, वो कहते हैं भाई छड़ जा, तेरी मेहरबानी, खुदा के लिए छोड़ जा, तेरी मेहरबानी, निकल जा। वो पैसे दे के निकाल रहे हैं, मतलब इतना तंग पड़ गया आपसे कि भाई पैसे फड़, हमारी जान छोड़, तो जाएगा हम तरक्की कर लेंगे, है? तो तू पैसे दे के बैठ यहाँ पे, हम तो दे देंगे, अगली दफ़ा डिस्काउंट 55%, पक्का कस्टमर है हमारा ये पोस्ट बैच का। तो इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन हैंडशेक। इस दफ़ा ये आएगा, इस दफ़ा ये भी हॉट फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज एज ऑफ नाउ ना इस अटैम्प्ट में एग्जामिनर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा ना मुश्किल है, लेकिन ये कुछ टॉपिक हैं जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस के तौर पे बड़े फेमस हैं। पास्ट पेपर में गोल्डन हैंडशेक का खाली 5 नंबर का, 6 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मिलता है आपको, और ये लाजमी मिलता है गोल्डन हैंडशेक का। तो यहाँ तो सैलरी का वो 8 नंबर का, 9 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ सकता है अगर उसका मूड है तो, अगर नहीं है तो सैलरी का एक रूल टेस्ट कर ले 4 नंबर का। एक चीज़ याद रखनी है आपने, वो क्या है कि एग्जामिनर ने हर चीज़ पेपर में टेस्ट करनी है। आपके हर चैप्टर में से कोई ना कोई चीज़ पेपर में पूछी जाएगी, उसने किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ये चीज़ आप कंफर्म याद रख के जाइएगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए FAR से लेके CAF 8 तक आप हर चैप्टर को आपके ICAP ने टेस्ट करना ही करना है। अब वो कैसे करता है वो उसकी मर्ज़ी है। तो सैलरी में से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, पूरा सैलरी का न्यूमेरिकल पूछ ले, सैलरी में से 2-3 चीज़ें कटी के सवाल पूछ ले, वो उसकी मर्ज़ी है। तो गोल्डन हैंडशेक बेसिकली क्या है? आपको पैसे दे रहे हैं कि हमारी जान छोड़, तेरी मेहरबानी, तो आप इतने तंग हैं वो आपसे, तो ये जो आपको पैसे मिलेंगे इसको हम क्या कराएंगे? गोल्डन हैंडशेक। इसके 2 ट्रीटमेंट है। जो पैसे मिले हैं पकड़ो, अपनी NTR का पार्ट बनाओ, टैक्स पे करो, जान छोड़ दो, या आप इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट भी बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो लास्ट 3 ईयर के टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर के टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 आप निकालेंगे एवरेज रेट। या तो आप उसको इसके ऊपर टैक्स कर लेंगे या आप इसको NTR पे टैक्स कर लेंगे। अब आप देखें, ये जो गोल्डन हैंडशेक के पैसे हैं ये भी इसमें यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, और जो यहाँ पे ग्रेचुइटी की अमाउंट मिली थी ये भी इस पर टैक्स होगी लास्ट 3 ईयर के रेट के ऊपर। तो इन दोनों की टेस्टिंग जो है वो किसके ऊपर हो रही होती है? एवरेज रेट के ऊपर आप कर रहे होंगे। अगर पेपर में बड़ा न्यूमेरिकल हो 15 नंबर का या 16 नंबर का या 12 नंबर का, और उसमें उसने अगर आपको गोल्डन हैंडशेक दिया हुआ है, अब 12 नंबर के न्यूमेरिकल के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप उसको NTR में भी कैलकुलेट करें, आप उसको सेपरेट ब्लॉक में भी कैलकुलेट करें। बड़े न्यूमेरिकल्स के लिए एक हिंट है, सवाल पढ़ो, सवाल में अगर एवरेज रेट गिवन है या लास्ट 3 ईयर के टैक्स लायबिलिटी गिवन है तो उसको चुप करके सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाओ, कहानी ख़त्म कर लो। और अगर सवाल में ये गिवन नहीं है तो NTR का पार्ट बना दो। लेकिन ये किसके लिए? बड़े न्यूमेरिकल्स। अब बड़े न्यूमेरिकल का बेंचमार्क क्या है? 15 या उससे अबव। बेंचमार्क क्या है? 15 या उससे अबव। अगर छोटे न्यूमेरिकल्स हैं 5 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का, अगर उसमें उसने गोल्डन हैंडशेक दिया है, आप उसको NTR में भी टेस्ट करके बताएंगे और आप उसको सेपरेट ब्लॉक में भी टैक्स करके बताएंगे। जहाँ पे उसका बेनिफिट कम हो, जहाँ पे टैक्स कम होगा, आप क्या करेंगे? वहाँ पर ही उसको लेकर चल रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको देख लें, मैं ज़रा पानी पी लूँ, म्यूट कर ज़रा, फिर हम आगे चलते हैं।
अब मैं आपके साथ ना इसके पास्ट पेपर शेयर करूँगा, बस आप देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो होगी पास्ट पेपर्स की, आपको ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकली किस तरह लेके चलनी है, यू विल गेट द आइडिया, बिकॉज यहाँ पे पास्ट पेपर सॉल्व करने का भी हमारे पास टाइम इतना नहीं है। इसके बाद है जी हमारे पास प्रोविडेंट फ़ंड। प्रोविडेंट फ़ंड दो तरह का होगा, एक होगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड, एक होगा हमारे पास अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड। प्रोविडेंट फ़ंड के लिए हम जंप करेंगे और हम सकी आ जाएंगे इस टेबल के ऊपर कि क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक है पी फंड जो मिलेगा सरकारी मुलाजमीन को एग्जेम्प्ट, उनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते। अब है गैर सरकारी मुलाजमीन के लिए, उसके लिए हमारे पास दो तरह के फ़ंड है, एक है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड और दूसरा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड। हम सबसे पहले सबसे आसान देखते हैं, वो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इंटरेस्ट मिला कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो ट्रीटमेंट कब होगा? जब आप विड्रॉ करेंगे अमाउंट, जब आप उस प्रोविडेंट फंड में से पैसे निकालेंगे तो जो टोटल अमाउंट आपने निकलवाई है उसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस करवाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम क्या करेंगे हम सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पी फंड आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इसमें से आपने 10 लाख रुपया निकलवा लिया, उस 10 लाख में आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन 4 लाख की थी, तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिला ओवर एंड अबव? 6 लाख। ये 6 लाख दरअसल क्या है? इंटरेस्ट बाय द बैंक एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये 6 लाख क्या होगा? सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। इसके बाद है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट। आपके अपने पैसे हैं, जेब में रख लो, बैंक में रख लो, अकाउंट में डालो, बात एक ही है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट होगा क्या? अमाउंट रिसीव्ड, इसमें से लेस करवाएंगे ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है आपको इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट मिटिगेट करने के लिए ना, एड हॉक रिलीफ दिए जाते हैं महंगाई के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? डियरनेस अलाउंस। उसका 10% लेंगे, जो लोअर होगा वो हम लेस करवाएंगे, बाकी ऐड कर देंगे। और इंटरेस्ट अगर आपको मिलेगा उसका हर साल रूल निकालेंगे, जितना इंटरेस्ट बैंक में आएगा आपके 16% ऑफ द बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। जो हायर होगा वो हम क्या करवाएंगे? लेस करवाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम क्या कर रहे होंगे? ऐड कर रहे होंगे। अभी हमने पढ़ा लोन की सेकंड एक्सेप्शन थी कि अगर एम्प्लॉय अपना कोई बेनिफिट वेव ऑफ कर दे उसके बदले में लोन ले, वो ये वाला होता ही अमूमन ये वाला है। आप कहते सर जी इंटरेस्ट मिल रहा है पी फंड में, इंटरेस्ट तो हराम है, हमें नहीं चाहिए, आप रखें सूद, आपका अल्लाह का मामला है, आप कुछ बड़े पड़ेंगी, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो आपने कहा जी मैं ये इंटरेस्ट लेने से इनकार करता हूँ, आपका बेनिफिट था, अच्छी खासी अमाउंट है, 3-4 लाख हर साल आ रहा है, आपने इसके बदले में लोन ले लिया। वो लोन भी क्या था? इंटरेस्ट फ्री था। तो उसने कहा ठीक है, आपने अपना बेनिफिट वेव ऑफ किया, उसके बदले में लोन ली जितनी मर्जी अमाउंट का हो, वो अब लोन क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज सारे पैसे किसके हो गए? वाले एम्प्लॉयर के हो गए। तो ये हमने पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद ये वाला पॉइंट मिस्टर चेंग वाले सवाल में डिस्कस हुआ है। अब ये 2-3 चीज़ों में ना ये चीज़ डिस्कस करना शुरू हुआ है, तो इसको ज़रा देखते हैं। क्या सबसे पहले है बेनोवलेंट फ़ंड एग्जेम्प्ट। अगर कहीं पे पेपर में आपको सैलरी में बेनोवलेंट फ़ंड का वर्ड लिखा हुआ आ गया, क्या ट्रीट करना है? एग्जेम्प्ट ट्रीट करना है। उसके बाद है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड एग्जेम्प्ट, ये रकम मिलने की है। एक है कंट्रीब्यूशन, इन फंड में कंट्रीब्यूट करोगे तो रिबेट मिलेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप इन फंड से पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो ये एग्जेम्प्ट है। फिर ये है कुछ बेनिफिट्स जिसके ऊपर मार्जिनल कॉस्ट एम्प्लॉयर की बहुत थोड़ी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? एडिशनल कॉस्ट, इजाफी खर्चा, वो बहुत कम है। अब ये बेनिफिट्स कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये रिसेंट उसने कुछ पूछ के बच्चे भी फेल किए हैं एग्जामिनर कमेंट्स में, आई गेस 24 में आया लास्ट, मिस्टर चेंग वाले में ही हुआ है। पहला है फ्री या सब्सिडाइज्ड फूड विद इन ड्यूटी आवर्स बाय होटल्स या रेस्टोरेंट। अब इसका मतलब क्या है कि आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे आपने मुलाजमत इख्तियार की है, वो या तो होटल है या वो क्या है? रेस्टोरेंट है। और वो ड्यूटी आवर्स में आपकी नौकरी के दौरान आपको फ्री में खाना खिला दे या सस्ता खाना खिला दे, तो वो बेनिफिट तो है लेकिन क्या है? एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ पे बिरयानी बनती है। अब 1000 किलो बिरयानी बनी है, उसमें से अगर आपको एक प्लेट दी जा रही है, उस एक प्लेट पे कितना खर्चा आ रहा होगा उसका? बड़ा नॉमिनल सा होगा, वो बड़ा नॉमिनल सा। वो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आप खुद देखें, 1000 किलो वर्सेस आपको एक प्लेट फ्री में दे रहे हैं। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्प्ट जो है वो ट्रीट करेंगे। अब आपने ये पॉइंट पढ़ लिया, अब आप सब ने ये पॉइंट पढ़ा और आपने ना बस एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि आप तो मोबाइल इस्तेमाल करें क्लास में बैठ के, आपका फोकस भी नहीं था। तो जब आपने इसको एब्जॉर्ब किया तो आपने बस यही था कि अगर आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट वाला होगा, फ्री में खाना दिया तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ड्यूटी आवर्स में। आप उसी होटल में आफ्टर ड्यूटी आवर्स लंच करने आ जाएं या आ जाएं डिनर के लिए अपनी बेगम को लेके, अब वो डिस्काउंट दे रहा है, कूपन दे रहा है अपनी बेगम को लेके, या उसको देख रहा है, उसको लेके नहीं आना, या आपको फ्री में खाना दे रहा है, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये एक पॉइंट हो गया। अब इस एक पॉइंट पर प्ले अराउंड करेगा। अब आप पास्ट पेपर पढ़ेंगे, कहेंगे पास्ट पेपर में तो टेस्ट हुआ था कि जी उसको फ्री में खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हमने वहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया। लेकिन आपने पास्ट पेपर पढ़ते हुए वो स्टेटमेंट छोड़ दी थी कि वो फ्री में खाना उस सवाल में ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स दिया जा रहा था, दैट्स वाई वो एग्जाम्प्ट था। आपको अगर पेपर में कहता है कि आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ड्यूटी आवर्स आप अपनी वाइफ को डिनर के लिए यहाँ पे लेके आ गए, उन्होंने देख के आपको डिस्काउंट दे दिया और आपके लिए एग्जाम्प्ट है, सारी एग्जाम्प्ट नहीं है, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये ड्यूटी आवर्स का वर्ड आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है। फिर आप अगर किसी मेडिकल केयर सेंटर में काम कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल में, या आपका एम्प्लॉयर जो है वो हॉस्पिटल वगैरह है या डॉक्टर्स वगैरह है, अगर वो फ्री में या सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दे, ये भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल है, अगर वो आपके बच्चों को फ्री में पढ़ा दे तो क्या होगा, एग्जाम्प्ट। अब देखिए क्लास भरी हुई है, एक एक्स्ट्रा कुर्सी पर क्या खर्चा आएगा, कोई खर्चा है? आप इस भरी हुई क्लास में वो एक्स्ट्रा कुर्सी पे कितनी कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब फीस 50,000 फॉर एग्जांपल 6 महीने की, और आपने फ्री पे उसका बच्चा पढ़ा दिया, बेनिफिट तो दिया आपने, लेकिन कॉस्ट क्या आई है, कोई कॉस्ट नहीं आई, तो इसलिए क्या है, एग्जाम्प्ट है। इन तीनों बेनिफिट्स में देखेंगे तो आपका एम्प्लॉयर अगर रेस्टोरेंट है फिर खाना एग्जाम्प्ट है, अगर मेडिकल सेंटर है तो इलाज एग्जाम्प्ट है, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो फिर क्या है, वो एग्जाम्प्ट है। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले आपको फ्री में खाना खिला रहे हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उस पर ख़र्चा हो रहा है, उस पर ख़र्चा हो रहा है, तो चीज़ रखनी। उसके अलावा अगर ऑफिस में आपको ये चाय वगैरह फ्री में पिला दी जाती है, इसके ऊपर भी कॉस्ट होती है, बट वो बहुत नॉमिनल सी होती है, ये हमारी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। फिर प्रॉफिट, ये जो आपको लीव पेमेंट मिलती है, लीव इन कैशमेंट्स, छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के टैक्सेबल होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। क्लियर है ये? उसके बाद हम देखते हैं, आप ज़रा फ़ौरन शॉर्ट सैलरी पढ़ें, मैं जल्दी से बोर्ड पे लिखता हूँ। चलें जी, इस सैलरी में ना जो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एरिया समझा जाता है वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम है। लेकिन उसको आप यहाँ फ्लो चार्ट पे याद कर लें कि हमने सैलरी में बेनिफिट इसका कैलकुलेट करना कैसे है। आपके लिए कोई इसकी थेरी वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक शेयर्स का मिलना, उसके बाद बेचना। और जब भी शेयर्स बिकते हैं हम कहाँ लेके चलते हैं, कैपिटल गेंस में,
वो जो हमने वहाँ पढ़ ली है। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं 37 में, अगर पब्लिक कंपनी के शेयर हैं 37A में, और अगर पब्लिक कंपनी के शेयर हैं तो मार्केट बेस्ड करनी है ट्रांजैक्शन, अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन ना हो तो किसका पार्ट बनेगा, NTR का। वो सारा पढ़ के आ चुके हैं। अब ये शेयर्स मिलना है कि डिस्कस करते हैं। शेयर्स या तो जाके आप मार्केट से ख़रीद लें, या आपको कौन दे देगा, एम्प्लॉयर। और ये आप अकाउंटिंग में जब राइट इशू पढ़ के आ चुके होते हैं। और राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सस्ते शेयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आप मार्केट से दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मार्केट में शेयर 30 रुपये का है और आप अपने एम्प्लॉय को 30 में 2 दे रहे हैं, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री। तो टेक्निकली कितने का शेयर दिया, 15 का। तो 30 की चीज़ 15 में दे रहे हैं, तो बेनिफिट दे रहे हैं 15 का। वो बेनिफिट हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसकी पूरी कहानी देखें तो सबसे पहले आता है कि आपको मिलेगा ऑप्शन, राइट लेटर मिलेगा कि हम आपको एक फॉर्म दे रहे हैं, आसान अल्फाज में आपको एक फॉर्म दे रहे हैं, अगर आप शेयर्स लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म जमा करा दें हमें, हम आपको शेयर्स जो हैं वो इशू कर देंगे। अब आपको ये ऑप्शन मिली है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस ऑप्शन को बेच दें या इसको एक्वायर कर लें। आप कहते हैं जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शेयर्स खरीदने में, आप इस ऑप्शन को बेच देते हैं। तो जितने कैश मिलेगा, जो कॉस्ट पे की होगी लेस करवाएं, गेन आएगा किस करेंगे, सैलरी में, बिकॉज आप लीस्ट इंटरेस्टेड इन दीज शेयर्स। आपने कहा नहीं, हम क्या करते हैं, हम इस शेयर्स को एक्वायर करते हैं, ख़रीदते हैं। तो आपने ऑप्शन जो लेटर मिला था फिल किया, फिल करने के बाद डिटेल्स जमा करवाई, जो रेलेवेंट अमाउंट थी सबमिट की। अब कंपनी वेट कर रही है किस चीज़ का, आपको शेयर्स इशू करने का। कंपनी क्या करेगी, आपको अब शेयर्स इशू करने का वेट कर रही है। अब कहानी है यहाँ पे इशुएंस ऑफ शेयर्स की। अब जब कंपनी आपको शेयर इशू करती है तो सबसे पहले आपके पास आएंगे ओपन शेयर्स। ओपन शेयर्स का मतलब क्या है कि इस पर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगी। जैसे शेयर दिया, आप शेयर के मालिक हैं, आप फ्री टू सेल है, आप क्या कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं, आप इसको बेच सकते हैं उसी वक्त। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन शेयर्स। ये जिस दिन शेयर मिलेगा उस दिन हम क्या करेंगे, इसका बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, उस दिन की लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से जितनी हमने शेयर्स की कॉस्ट पे की होगी वो लेस करवाएंगे, जितनी हमने ऑप्शंस के पैसे पे किए होंगे वो लेस करवाएंगे। जो बेनिफिट आएगा किसका पार्ट बन जाएगा, हमारी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ये तो हो गया। सेकंड टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास, कौन से, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। कि कंपनी ने आपको शेयर्स जो हैं वो तो इशू कर दी हैं, बट उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा कि 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक आप इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अब शेयर्स आपके पास हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप उनको रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने से पहले बेच दें। जब एक शेयर है ही रिस्ट्रिक्टेड, आप उसको बेचना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो मार्केट में थोड़ी बेचेंगे, दोस्तों को, एम्प्लॉयज़ को बेचेंगे। तो अगर आप उन शेयर्स को बेचते हैं तो जो कंसिडरेशन रिसीव होगी उसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर्स लेस किया, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस की, जो बेनिफिट होगा किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का। ये वाहिद शेयर्स हैं पूरे टैक्स में, MCQs में आ सकता है ये कि बताएं जी ये शेयर्स किस हेड ऑफ इनकम में जाएंगे। तो ये वाहिद शेयर्स है जिसका डिस्पोजल इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है, बिकॉज ये आपने बिफोर रिस्ट्रिक्शन बेचे हैं। आप कहते हैं नहीं, अगर रिस्ट्रिक्शन है, जब तक रिस्ट्रिक्शन ख़त्म नहीं होती आप वेट करते हैं। तो जिस दिन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर्स लेस करवाएं, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करवाएं, जो बेनिफिट होगा किसका पार्ट बन जाएगा, आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है तो शेयर्स कौन से बन गए, आपके ओपन शेयर्स हैं। तो अब आप शेयर्स बेच सकते हैं। अब जब भी शेयर्स बेचेंगे बाद में तो कंसिडरेशन रिसीव फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ शेयर लेस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। और जब आपको शेयर्स मिले थे उस वक्त जो सैलरी में बेनिफिट ऐड किया था वो भी क्या करवाना है, आपने लेस करवाना है। तो जो गेन आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। तो दिस इज़ कंप्लीट एम्प्लॉय शेयर स्कीम, जिसमें आप देख रहे होते हैं कि कौन सा बेनिफिट हमने किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो सैलरी में क्या कुछ जाएगा, सैलरी में क्या कुछ नहीं जाएगा, कैपिटल गेन में क्या कुछ जाएगा, कैपिटल गेन में क्या कुछ नहीं आएगा, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट इस तरह से कर रहे होते हैं। तो इसको नोट कर लें, ये फ्लो चार्ट इज़ ईजी पीजी, ताकि आपको अगर पेपर में आए तो आप इसमें से मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लें। इसके साथ ही हमारा
इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो मुकम्मल होता है। दैट वन थिंग इज़ लेफ्ट एंड दैट इज़ टैक्स फ्री सैलरी। उसकी हम एक लिंक लगा देंगे, छोटा सा होगा 10 मिनट का, वो कैलकुलेशन रेट्स के साथ देख लीजिएगा, बिकॉज हमने आगे मूव करना है और आगे हमने अब रिबेट्स को डिस्कस करना है कि वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। बट दिस चैप्टर इज़ प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। आज के लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसकी हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल वीडियोस अपलोड करेंगे, वो देख लीजिएगा। वो इतनी सफिशेंट होंगी कि वो आपकी बेस बन जाएंगी। अगर आप उन बेस वाली वीडियोस को देख लेते हैं तो यू कैन ईज़िली सॉल्व एनी पास्ट पेपर, जो बेशक बिज़नेस का है, न्यूमेरिकल है, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सैलरी जो है वो क्या होती है, वाइंड अप होती है। अब हम चलते हैं एंड पे, और ये है हमारे पास रिबेट्स। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस को और रिबेट्स को। डिडक्टेबल अलाउंसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये पास्ट पेपर में 2 दफ़ा सवाल आया थ्योरेटिकली कि डिडक्टेबल अलाउंस में और अलाउएबल डिडक्शंस में क्या फ़र्क होता है। ये दो दफ़ा सवाल थ्योरेटिकली आया है कि डिडक्टेबल अलाउंस में और अलाउएबल डिडक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो अलाउएबल डिडक्शन इज़ बेसिकली एक्सपेंस जो हम लेस करवाते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप देख ली होगी वीडियो प्रॉपर्टी की, उसमें देखा होगा कि हमने रेंट रिसीव किया था, उसमें से हमने अपने ख़र्चे लेस करवाए थे। वो जो ख़र्चे लेस करवाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अलाउएबल डिडक्शंस कहते हैं। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, ये वो चीज़ें हैं जो हम टोटल इनकम में से लेस करवा रहे होते हैं। तो 4 चीज़ें आती हैं, एक है ज़कात, एक है वर्कर वेलफेयर फ़ंड, एक है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड, और चौथा है डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। ये 4 हम इनकम में से लेस करवाते हैं। तो जो चीज़ इनकम टोटल इनकम में से लेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस कहेंगे। इनकम में से लेस होगी, इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, टैक्स भी क्या हो जाएगा उसके ऊपर, कम हो जाएगा। तो बेनिफिट तो है। पहले आपकी इनकम लाख रुपया थी, हमने 20,000 की ज़कात लेस करवा दी, इनकम कितनी होगी, 80,000। आप टैक्स किस पे पे कर रहे हैं, 80 पे पे कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला है, बेनिफिट मिला। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस आपकी इनकम को कम करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका टैक्स कम होता है। इसके साथ है रिबेट। रिबेट बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके टैक्स लायबिलिटी को क्या करते हैं, कम कर रहे होते हैं। उससे कम कर रहे होते हैं, टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे होते हैं। तो ये है आपके पास रिबेट। तो अलाउंसेस इनकम में से लेस करवाने हैं, रिबेट्स टैक्स लायबिलिटी में से क्या करवाने हैं, आपने लेस करवाने हैं। तो फॉर्मेट में आप क्या करते हैं, जब आप अपने रिबेट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप अपनी टोटल इनकम तो निकाल देते हैं अंडर NTR। सारे हेड्स को आपने जमा किया, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स को जमा किया, आपके पास इनकम आ गई, टोटल इनकम। अब इसमें से क्या करेंगे, आप डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाएंगे। अब वो कौन कौन से हैं, ज़कात। ज़कात इज़ रिमेंबर जो ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है, वो वाली। पेपर में वो कहता है जी ज़कात पेड टू फ्रेंड्स नहीं लेस करवा सकते, वो कहता है ज़कात पेड टू रिलेटिव्स नहीं लेस करवा सकते, वो कहता है जी ज़कात पेड टू मदरसा नहीं लेस करवा सकते। पेपर में कहता है ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक, वो यहाँ लेस करवाएंगे, बिकॉज जो बैंक ज़कात काटेगा वो अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस काट रहा होगा। पेपर में कहता है ज़कात डिडक्टेड इन अ डिविडेंड, वो यहाँ लेस करवाएंगे। ज़कात आपकी POD में है, वो यहाँ पे क्या होगी, लेस होगी। तो ज़कात एक्सपेंस नहीं है, ज़कात यहाँ पे लेस होगी। इसके लिए याद रखना वर्कर वेलफेयर फ़ंड हो गया, WPPF, अगर कंट्रीब्यूशन है जितनी है वो क्या करें, लेस करवा देनी है आपने। उसके बाद है एंड पे डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। इसके लिए एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए, अब वो कौन कौन से हैं, आप अपनी तालीम पे ख़र्चा कर रहे हैं या अपनी औलाद की तालीम पे ख़र्चा कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट एक अलाउंस देती है, आपकी इनकम रिड्यूस करती है। इसकी सबसे पहली कंडीशन जो है वो आपकी इनकम 15 लाख तक होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। 15 लाख तक इनकम हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5% ऑफ द ट्यूशन फ़ी पे एनुअली, मतलब जो साल में ट्यूशन फ़ी पे की है आपने उसका 5%, या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गंदी औलाद।
विच एवर इज़ लोअर वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे, हैं नहीं, तो ये 4 लेस करवाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। तो देखें टैक्सेबल टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आती है, टैक्सेबल इनकम आ रही होती है। तो कैलकुलेशन में हमारे पास 2 हैं, ज़कात और डिडक्टेबल अलाउंस, ये 2 की कैलकुलेशन होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेट्स लगाएंगे और हम टैक्स लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करेंगे। सैलरी को इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, जो टोटल सैलरी आती है उस सैलरी को इस टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर NTR पे डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं अगर उसका आंसर 75% से अबव है तो रेट सैलरीड है, अदरवाइज रेट्स कौन से, नॉन सैलरीड। तो आ गया, आपने टैक्स लायबिलिटी अंडर NTR निकाल दी, मतलब इनकम पकड़ी, रेलेवेंट रेट लगाया, अब आपके टैक्स लायबिलिटी आ गई है। अब इसमें से आपने क्या करने हैं, टैक्स क्रेडिट्स लेस करवाने हैं। तो सबसे पहले आप कौन सा लेस करवाएंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उसके बाद एवरेज रिलीज में आ जाएगा डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड आ जाएगी, टैक्स क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन, इस अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेशन में ऐड हुआ, टेस्ट नहीं हुआ था। फिर टैक्स क्रेडिट ऑन पॉइंट ऑफ सेल ऑफ मशीन, इसको आप क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। ये जो है ना पहले 2, इसको हम एवरेज रेट के ऊपर क्या करते हैं, लेस करवा रहे होते हैं, विच इज़ A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई बाई C। ये रिबेट्स लेस करवाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम है उसका टैक्स ऐड करते हैं, मतलब 37A का टैक्स ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की उसका टैक्स ऐड कर देंगे, गोल्डन हैंडशेक अभी हम पढ़ के आए हैं उसका टैक्स ऐड करेंगे, FTR इसके बाद ऐड होती है, तो आपके पास क्या आती है, टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है। इस टोटल टैक्स लायबिलिटी में से जितना आपका टैक्स एडवांस कट चुका है आप वो लेस करवाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल आ जाएगा। तो टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन हम इस तरह से कर रहे होते हैं। तो ज़रा हम आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे रिबेट्स को देखते हैं कि किस तरह से हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, इसमें जो है ना एक रिबेट मिस हो गया और इसको डिस्कस कर लेते हैं, डैट इज़ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, डैट इज़ फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो रिमेंबर, आप हमेशा फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको उस वक़्त मिलेगा जब आप रेजिडेंट हैं और आपकी इनकम टैक्सेबल है। ये किसको मिलेगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमेशा मिलेगा रेजिडेंट्स को, और कब मिलेगा, जब आपकी फॉरेन इनकम जो है वो पाकिस्तान में क्या है, टैक्सेबल है। मतलब अगर फॉरेन सोर्स सैलरी है वो तो एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर ये रिबेट नहीं मिल सकता। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, नहीं मिलेगा। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, नहीं मिलेगा। अगर कोई टैक्स ट्रीटी साइन हुआ है तब भी ये रिबेट आपको नहीं मिल रहा होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट, सिंपल इज दैट केस। अब इसका असूल क्या होता है, इसका रिबेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, हम लेते हैं नंबर 1, दैट इज़ एक्चुअल टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, कि हमने उस गैर मुल्की उस फॉरेन कंट्री में हमने हकीकत में कितना टैक्स पे किया था, हम वो लेते हैं। अगर पे नहीं किया तो आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं, बट नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपने पे करना होता है, पेएबल होता है वो आपका। और हम लेंगे यहाँ पे एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। इसका फॉर्मूला होता है A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई बाई C। A बेसिकली क्या है, A आपकी होती है टैक्स लायबिलिटी जो आपने इससे पहले कैलकुलेट की होती है। B बेसिकली आपका होता है टैक्सेबल इनकम, और C आपका बेसिकली होती है डैट इज़ फॉरेन इनकम, जिसके ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये इसको हम कहते हैं एवरेज रेट। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। आप इन दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, जो इन दोनों में से लोअर होगा आप उसी को क्या कर सकते हैं, रिबेट के तौर के ऊपर लेस करवा सकते हैं। तो एक्चुअल टैक्स पेड और एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन इनकम विच एवर इज़ लोअर, उसको हम क्या करेंगे, एज एक्सपेंस के तौर के ऊपर, एज ए रिबेट के तौर पर हम क्लेम कर रहे होंगे। मतलब जो यहाँ पे आ रहा है ना ये वाला फॉरेन टैक्स क्रेडिट,
इसका हमने असूल पढ़ लिया कि वो हम इस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बाकी डोनेशंस। अब डोनेशंस का भी असूल यही है, A बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। सी के लिए हम देखते हैं कि हमने क्या कुछ कैलकुलेट करना है, APF का भी रूल हमारे पास यही है। तो ये वाले जो दो हैं ये भी हम क्या करेंगे, इसी एवरेज के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। A बाई बी तो हमारे पास वही है जो हमने कैलकुलेट कर ली है। सी के लिए हम देख रहे हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन या इनकम, एक्चुअल अमाउंट या इनकम वो देख रहे होंगे, इसमें से लोअर होगा उसको सी पे लेके चलेंगे। अब डोनेशंस में क्या आता है कि डोनेशन आपने रिमेंबर अगर कैश में डोनेशन की है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। डोनेशन इन काइंड हो या थ्रू बैंकिंग चैनल हो, इन दीज अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, वो इदारे जो 13 स्केड्यूल में हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिलीफ फंड है, कोई बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया या यूनिवर्सिटी हो गई जो गवर्नमेंट रन कर रही है, अगर आप यहाँ पर डोनेशन करेंगे तो आपको रिबेट मिलेगा, नॉट कैश। कैश डोनेशन नहीं करनी, एसेट्स दे दो या बैंक ट्रांसफ़र जाके करवा दो, आपको रिबेट मिलेगा। फॉर्मूला क्या होगा, A बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। सी में हम देखेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन, कितना डोनेट किया, या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो लोअर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर एसोसिएट्स में कोई डोनेशन की है फिर ये क्या हो जाएगा, 30 को हम 15 से रिप्लेस कर देंगे, उसमें हम हाफ मेजरमेंट लेते हैं। कंपनी के लिए हम देखते हैं 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और अगर कंपनी ने एसोसिएट्स में डोनेट किया है तो फिर हम कितना लेंगे, हम 10% जो है वो ले रहे होंगे। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव पेंशन फंड। अब इसकी बात करें तो अगर आपने अप्रूव पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशंस की है तो आपको रिबेट मिलेगा। फॉर्मूला होगा वही A डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। और सी में हम देखेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कि एक साल में कितनी कंट्रीब्यूशन की है, या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज़ लोअर, वो हम क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। अब ये किसको मिलेगा, ये सारा कुछ मिलेगा एलिजिबल पर्सन के लिए। एलिजिबल पर्सन कौन होगा, वो बंदा जिसके पास NTN नंबर है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिजिबल पर्सन। और ये बंदा अपनी इनकम को बिज़नेस से कमा रहा है या सैलरी से कमा रहा है। फिर जिसने अगर कोई भी पेंशन स्कीम ली है, जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको रिबेट मिलेगा। अभी दो बातें हैं, आप पेंशन स्कीम लेके बैठे हैं प्राइवेट, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रिबेट ले रहे हैं, और जब आप इस पेंशन स्कीम से पैसे लेंगे तो किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। उसके बाद 63A आपके लिए अहम है बिकॉज ये लास्ट एडिशन हुई है तो अभी टेस्टेड नहीं है। ये है टैक्स क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन। ये जो छोटे घर हैं 5 मरले के, या एक रेलेवेंट साइज़ है 2500 स्क्वायर फीट से कम का घर है, या फ्लैट 2000 स्क्वायर फीट से कम का है, अगर इसके लिए आपने लोन लिया है स्केड्यूल बैंक से, या जो आपके फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, गवर्नमेंट से या लोकल बॉडी से या लिस्टेड कंपनी से, और लोन का पर्पस क्या था कि आप घर को बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, फ्लैट लेंगे, तो उसके लिए क्या मिलेगा, आपको रिबेट मिलेगा। फॉर्मूला क्या होगा, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम और टोटल प्रॉफिट ऑन डेट पेड इन द ईयर, जितना आपने पे करेंगे उस पर लोअर जो है क्या करेंगे, रिबेट ले रहे होंगे। उसके बाद 64D जो है ये वन टाइम मिलता है आपको, टैक्स क्रेडिट ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन। कि दैट एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट विद द FBR सिस्टम। FBR कहता है कि आपने अपने सिस्टम को हमारे साथ इंटीग्रेट करना है, आपने POS मशीन लगानी है। आप वो POS मशीन लगाते हैं, आके FBR को रियल टाइम रिपोर्टिंग जो है प्रोवाइड करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जितने की मशीन ली है और 1.5 लाख विच एवर इज़ लोअर, आप उसे क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। ये पॉइंट इनकम फ्रॉम बिजनेस में बड़ा तंग करते हैं। वो क्या करेगा, बिज़नेस में कह देगा कि आपने POS मशीन ली है, अकाउंटेंट ने उसे कैपिटलाइज़ करेगा, डेप्रिशिएट कर रहा होगा। ये डेप्रिशिएट नहीं होनी, ये कैपिटलाइज नहीं होगी, इस पर क्या मिलेगा, आपको रिबेट जो है वो मिल रहा होगा। तो दीज आर ऑल रिबेट्स जो आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। सो दैट इज़ इनफ फॉर दिस। तो हमारा यहाँ पे सैलरी और रिबेट्स जो है वो वाइंड अप होता है। ये फुल न्यूमेरिकल होते हैं। अब आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में एक मिलेगी छोटी सी वीडियो टैक्स फ्री सैलरी की,
और 2-3 हम पास्ट पेपर्स जो हैं जो सैलरी से रिलेटेड हैं न्यूमेरिकली, हम वो अपलोड कर देंगे। आपने उसको देख लेना है। ये नहीं कह रहा कि आज ही देखें, आपने उन वीडियोस को कोशिश करना है कि अगले वीकेंड तक कंप्लीट कर लें इसके साथ। मतलब इस लेक्चर के साथ जब आप आई कैप में जाएं, आपकी वो जो एडिशनल पास्ट पेपर की वीडियोस हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, बिकॉज़ वो आपको इतना बूस्टअप करेंगी, वो इतना आपको हेड स्टार्ट देंगी कि आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो इतनी ईजी हो जाएगी, यू कैन सिक्योर ईजी मार्क्स इन दैट एरिया। तो हमारे 4 हेड्स ऑफ इनकम विद रिबेट्स जो हैं वो यहाँ पर वाइंड अप होते हैं। और हमारे पास रह गया है जस्ट बिज़नेस एंड AOP, तो वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे और वो आपका होगा कल, दैट विल बी इन ऑनलाइन मोड। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यही 12 बजे हम स्टार्ट कर लेंगे। तो आप उसको देखिएगा, हम पूरा बिज़नेस करेंगे डिस्कस कि बिज़नेस को क्या करना है क्या नहीं करना। बड़ा वॉल्यूम है बट उसमें से मार्क्स सिक्योर करना इज़ कंपैरेटिवली ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर हेड्स ऑफ इनकम। तो विद डैट कल डे 6 पे आपका पूरा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने हर वो चीज़ डिस्कस की है विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्लियर द पेपर, जो आपको आनी चाहिए। तो 6 दिन में आप खुद कभी भी रिवाइज़ नहीं कर सकते। आपको एक रिबेट्स रिवाइज़ करने में आपको कम से कम 3 से 4 दिन लग जाने हर चीज़ को टेकअप करते हुए। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे छोड़ना थोड़ी आपको मैंने। फिर मंडे से जो है हम डेली बेस पे सुबह 11 से लेकर 1 तक जो है वो पास्ट पेपर्स करेंगे। स्केड्यूल मैं फिर शेयर कर दूँगा और मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, आपने बस वो ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे डेली लिंक आया करेगा, आपने बस पास्ट पेपर साथ साथ करने हैं। अब थ्योरी आपकी सारी रिकॉल हो गई है, कंसेप्ट्स आपके सारे रिकॉल हो गए हैं। आप इनको कंसेप्ट्स को इन्हीं से रिकॉल कर लें, जो चीज़ वीक है उसको याद कर लें। मैंने डे 1 से लेके हर डे पे जो चीज़ सुपर इम्पॉर्टेंट है बता दी है, बड़ी वाज़ह तौर पे हर जगह बताया कि इस चीज़ को हाईलाइट करना, ये चीज़ पेपर में आई है, ये चीज़ पेपर में नहीं आई, इसके आने के चांसेस क्या हैं, रिमोट है, सर्टेन है, हर चीज़ बताइए आपको किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर क्या चीज़ पूछ सकता है, मैंने वो भी बता दी है। अब चूँकि ये फ्रेश है तो इसी कंटिन्यूटी में बस अगले 5 दिन पास्ट पेपर्स कर लें, उसके बाद आप इसको 1-2 दिन रिवाइज़ कीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले आपका पेपर पास हो जाएगा। तो पास्ट पेपर्स क्योंकि अभी फ्रेश हमने किए हैं, कंसेप्ट्स को रिटेन रखना है और आपने अपने पास्ट पेपर्स जो हैं वो साथ साथ करने हैं। ठीक है, ठीक है। फिर तो हम कल मिलते हैं और आखिरी चैप्टर करेंगे AOP और बिजनेस।